नमस्कार, मैं रवि कुमार। फूट-फूट कर रोए पाकिस्तानी जनरल नियाज़ी, फिर पिस्टल देकर किया सरेंडर। 1971 में आज शुरू हुई थी बांग्लादेश के लिए जंग। किस्सा 16 दिसंबर 1971 का है। भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हुए 12 दिन हो चुके थे। भारतीय सेना के मेजर जनरल गंधर्व एस नागरा ने पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाज़ी को फ़ोन किया। अब्दुल्ला, मैं गंधर्व बोल रहा हूँ। नियाज़ी गंधर्व को पहचान गए। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ हो गंधर्व? जवाब में गंधर्व बोले, मैं ढाका के गेट पर हूँ और तुम्हारे सरेंडर का इंतज़ार कर रहा हूँ। नियाज़ी ने दबी सी जुबान में कहा, मैं तैयार हूँ। इस बातचीत के कुछ देर बाद ही गंधर्व नियाज़ी के कैंप पहुँच गए। दरअसल बंटवारे से पहले मेजर जनरल गंधर्व और लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और आज एक दोस्त दूसरे से सरेंडर कराने पहुंचा था। कुछ घंटों बाद हुआ भी यही। पाकिस्तान के जनरल नियाज़ी ने भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। दुनिया के इस सबसे बड़े सरेंडर के साथ भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी तीसरी जंग खत्म हो गई। पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया और एक नए आज़ाद मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जंग की शुरुआत 53 बरस पहले आज के ही दिन यानी 4 दिसंबर 1971 को हुई थी। बांग्लादेश बनाने के लिए 1971 में युद्ध कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ, इस सब की ये कहानी बयां करती है। इस जंग की शुरुआत जानने से पहले पाकिस्तान के सर्वनाक सरेंडर की कहानी पूरी करना जरूरी है। पाकिस्तानी सेना 13 दिनों में ही घुटनों पर आ गई थी। भारत के सेना अध्यक्ष सैम मोनेकशॉ ने सरेंडर पर डील करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्ज राफेल जैकब को भेजा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गंधर्व उनसे पहले ही काफ़ी काम निपटा चुके थे। जब जैकब पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जनरल गंधर्व और नियाज़ी एक सोफे पर बैठे वो पंजाबी में चुटकुले सुना रहे थे। जैकब को देखते ही दोनों अलर्ट हो गए। पहुंचते ही जनरल जैकब ने जनरल नियाज़ी को सरेंडर की शर्तें पढ़कर सुनाई। शर्तें सुनते ही नियाज़ी रोने लगे। उन्होंने भरी आंखों से कहा, मैं सरेंडर कर रहा हूं, लेकिन जनरल फरमान अली सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं। नियाज़ी को हिचकिचाता देख जनरल जैकब उन्हें कोने में ले गए। उन्होंने कहा, जनरल, अब आपने सरेंडर नहीं किया तो मैं ढाका में आपके परिवार की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। मैं आपके परिवार की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। मैं आपको फैसला लेने के लिए 30 मिनट दे रहा हूं। अगर आप सरेंडर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं ढाका पर फिर से बमबारी का आदेश दे दूंगा। यह कहकर जैकब कमरे से बाहर चले गए। जनरल जैकब की ऑटोबायोग्राफी के अनुसार सच तो यह था कि बोल्ड बात करने बावजूद जनरल जैकब भीतर से घबराए हुए थे। नियाज़ी के पास अभी भी ढाका में 26,000 से ज़्यादा फौजी थे, वहीं भारत के पास केवल 3,000, वो भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर थे। 30 मिनट बाद जैकब फिर लौटे तो वहाँ एकदम शांति थी। सरेंडर के दस्तावेज मेज पर बैठ पड़े थे। जैकब ने नियाज़ी से पूछा, जनरल, क्या आप सरेंडर एक्सेप्ट करते हैं? नियाज़ी चुप थे। जैकब ने यह सवाल 3 बार दोहराया, फिर भी नियाज़ी चुप थे। जैकब ने दस्तावेज उठाया और कहा, आप चुप हैं, मैं इसे आपकी सहमति मानता हूँ। इसके बाद नियाज़ी फिर रोने लगे। एक बार फिर जैकब नियाज़ी को कोने में ले गए। उन्होंने कहा, सरेंडर रेस कोर्स
मैदान में होगा। नियाजी बोले, नहीं, वहाँ नहीं। लेकिन जैकब अड़े रहे। आखिरकार नियाजी मान गए। अब सवाल यह था कि जनरल नियाजी किस चीज से सरेंडर करेंगे। जैकब ने गंधर्व नागरा को बुलाया और कहा कि नियाजी को समझाओ कि वह कुछ न कुछ तो सरेंडर करे। अब नियाजी को उनके पुराने दोस्त मेजर जनरल नागरा कोने में ले गए। उन्होंने कहा कि यार, तुम एक तलवार सरेंडर कर दो। नियाजी ने कहा, पाक सेना में तलवार रखने का रिवाज नहीं है। फिर गंधर्व ने कहा, तो फिर तुम्हारी बेल्ट या कैप उतारनी पड़ेगी। यह ठीक नहीं लगेगा। ऐसा करो, तुम एक पिस्टल कमर में लगाओ और उसे ही सरेंडर कर देना। इसके बाद रेस कोर्स में एक मेज और 2 कुर्सियां लगाई गई। कुछ ही देर में पूर्वी सेना के कमांडर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पहुंचने वाले थे। तय किया गया कि भारत पाक की सेना संयुक्त रूप से उन्हें सलामी दे। इसके बाद जनरल नियाजी ने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया। एक चुनाव जिससे बांग्लादेश की नींव पड़ी। पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ था। ईस्ट के लोग बंगाली बोलते थे, महिलाएं साड़ी पहनती थी। सरकार चलाने वाले वेस्ट पाकिस्तान के नेता इन्हें दोयम दर्जे का मानते थे। ईस्ट पाकिस्तान में 55% आबादी थी। बावजूद इसके बजट का 80% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान में खर्च होता था। जब ईस्ट का पाकिस्तान के लोग आवाज़ उठाते तो पाक आर्मी इनकी आवाज़ दबा देते। भेदभाव से नाराज हुई ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अलग बांग्लादेश राज्य की मांग शुरू कर दी। पाक आर्मी ने रोज कहीं न कहीं नरसंहार कर रही थी। इसी से बचाने के लिए लोग भारत में शरण ले रहे थे। भारत पर लगातार शरणार्थियों का दबाव बढ़ रहा था। लेकिन दिसंबर 1970 में हुआ आम चुनाव के उसके पाकिस्तान के बंटवारे के लिए ट्रिगर साबित हुआ। पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन था। वहाँ की संसद यानी नेशनल असेंबली में कुछ 313 सीटें थी। इसमें से पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी के बांग्लादेश में 169 और पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान में सिर्फ 144 सीटें थी। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 157 था, यानी जनसंख्या हो या संसद में सीटों की संख्या। पूर्वी पाकिस्तानी यानी मौजूदा बांग्लादेश वाला हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान पर भारी था। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव था। पंजाबी यानी पश्चिमी में पंजाबी भाषा हावी थे, तो पूर्व में बांग्ला भाषा। 45% आबादी वाले पश्चिमी लोग पूरे पाकिस्तान पर राज करते थे। ऐसे हालात में शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट जीत ली, जबकि पूरे पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए जरूरत सिर्फ 157 सीट की थी। पश्चिमी पाक के नेता कभी नहीं चाहते थे कि बंगाली उन पर राज करे। नतीजन पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल याहा खान ने शेख मुजीबुर्रहमान को प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड पर गिरफ्तारी से पहले भाषण देते हुए 7 मार्च 1971 को बंग बंधु के नाम से मशहूर शेख मुजीबुर्रहमान ने ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद घोषित कर देश को बांग्लादेश नाम दिया और भारत में मदद मांग ली। उन्हें गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। इसके विरोध में मुक्ति वाहिनी नाम का एक विद्रोही संगठन बन गया। इधर 17 मार्च को भारत में कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने 515 में से 325 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया और वे पीएम बनी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने आज़ादी की घोषणा की थी और मुक्ति
युद्ध शुरू हुआ था, तब से हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने अपने पूर्वी हिस्से कथित विद्रोह को कुचलने के लिए कर्फ्यू लगाकर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। जिम्मेदारी दी गई जनरल टिक्का खान को। पहले ही दिन पाक सेना को बांग्लादेश का झंडा उठाए जितने लोग भी दिखे उन्हें मार दिया गया। सेना ने रात में ढाका यूनिवर्सिटी पर धावा कर दिया। 2 दिन में पाकिस्तानी सेना 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मार डाला। जब 27 मार्च को कर्फ्यू हटा तो बांग्लादेश की 80% आबादी जान बचाने के लिए भारत के सीमावर्ती राज्यों में घुस आई। अप्रैल के पहले ही सप्ताह में 10 लाख लोग असम और पश्चिम बंगाल में शरण मांगने खड़े थे। सैम मोनेकशा ने कहा, मैडम पीएम, मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल सुभी सूद अपनी किताब फील्ड मार्शल सैम मोनेकशा में लिखते हैं कि 27 अप्रैल 1971 को शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के बाद इंदिरा गांधी ने सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में सेना अध्यक्ष जनरल सैम मोनेकशा को भी बुलाया। इंदिरा ने तमतमाते हुए कहा कि ये देखिए, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के तार। पूर्वी पाकिस्तान से लगातार लोग आ रहे हैं। जनरल सैम ने पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? इंदिरा ने कहा, सेना लेकर ईस्ट पाकिस्तान जाइए। सैम ने कहा, मतलब युद्ध होगा? इंदिरा ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन हमें युद्ध से कोई दिक्कत नहीं है। सैम ने कहा, लेकिन हमें युद्ध से कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? मैं तैयार नहीं हूँ। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी को कोई पलट कर जवाब नहीं देता था। सैम का ये जवाब सुनकर वहाँ मौजूद मंत्री और अफसर सन्न रह गए। इंदिरा भी तमतमा गई। मोनेकशा फिर भी नहीं डिगे। जीवनीकार हनादी फाल्की अपनी किताब की फील्ड मार्शल मोनेकशा में लिखती है, सैम ने इंदिरा गांधी की ओर मुड़ते हुए कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, पिछले साल आप पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहती थी। आप नहीं चाहती थी कि कम्युनिस्ट जीते, इसलिए आपने मुझसे पश्चिम बंगाल के हर गांव, हर छोटी बस्ती में अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए कहा था। मेरे पास 2 डिवीज़न हैं जो भारी हथियारों के बिना सेक्शन और प्लाटून में तैनात हैं। उन्हें उनकी यूनिट में वापस लाने में मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा। इसके अलावा मेरे पास असम में 1 डिवीज़न, आंध्र प्रदेश में 1 और डिवीज़न और झांसी बंबीना क्षेत्र में बख्तरबंद डिवीज़न है। उन्हें वापस लाने और उन्हें उनकी सही स्थिति में रखने में मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा। उन्हें ले जाने के लिए हर सड़क, हर रेलवे ट्रेन, हर ट्रक, हर वैगन की ज़रूरत होगी। उस समय हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फसल की कटाई कर रहे होते हैं। आप अपनी फसल को इधर उधर नहीं ले जा सकेंगे। अगली लाइन में वित्त मंत्री चौहान थे। उन्हें देखकर सैम ने कहा, मेरे बख्तरबंद डिवीज़न में 189 में से केवल 13 टैंक हैं जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं, मैं 1.5 साल से पैसे मांग रहा हूं। आप कहते हैं पैसे नहीं हैं, इस कारण मेरे पास टैंक नहीं है। विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह को समझाते हुए सैम ने कहा कि हिमालय के दर्रे खुल रहे हैं। चीन भारत को अल्टीमेटम दे सकता है। उस स्थिति में हमें 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। सैम ने बताया, जब हम युद्ध कर रहे होंगे, पूर्वी पाकिस्तान में मानसून के कारण भारी बाढ़ आएगी, जिससे सैनिकों की आवाजाही मुश्किल हो जाएगी।